हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान, जो कि आज हम लोग सीखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आज हम सभी टॉपिकों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्रम बाई क्रम एक एक टॉपिक को सीखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बैठ जाइए, एक स्थान पर कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों, विद्युत धारा में यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक में हमको पढ़ना है विद्युत आवेश क्या है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो विद्युत है ना, विद्युत का बेस मतलब बोले तो न्यू, जिस तरह से आप घर बनाते हो, घर का न्यू तैयार करते हो ना, उसी तरह से पूरे विद्युत का जो है न्यू है ये आवेश। आवेश को विधिवत से सीखना। आज हो सकेगा तो हम पूरे लेक्चर में विद्युत आवेश पर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर विद्युत आवेश हो जाएगा तो ही विद्युत धारा को बताएंगे। तो आज की वीडियो इन्हीं दो टॉपिक पर होगी, ठीक है दोस्तों। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, ये देख लीजिए। सारे टॉपिक लिखे गए हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो क्या क्या पढ़ने हैं? विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध, ओम का नियम और प्रतिरोधों का संयोजन। इसके बाद विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख सीखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत आवेश पर डिस्कस करते हैं। पूरा विद्युत आवेश खत्म हो जाएगा, इसके बाद ही हम लोग विद्युत धारा को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे सरल शब्दों में आप इस चैनल पर सीखेंगे, तो बने रहिए अंत तक। इसके बाद आपको जरूर हम विद्युत आवेश और विद्युत धारा को सिखा करके छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, विद्युत आवेश क्या होता है, हेडिंग बना लीजिएगा सभी लोग, कॉपी कलम लेकर के बैठे दोस्तों। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप ना जो नोट्स बनाना वो स्वयं से बनाना, क्योंकि दुनिया का सबसे प्यारा नोट्स होता है तो जो अपने हाथों से लिखा गया होता है, जो अपने आप से लिखा गया होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है? कुछ नहीं होता है दोस्तों, कुछ नहीं। विद्युत आवेश, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। देखिए, विद्युत आवेश कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो विद्युत आवेश को समझने से पहले आवेशन समझिए क्या होता है, इसके बाद विद्युत आवेश समझिए, जो कि आवेशन आपके टॉपिक में नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं विद्युत आवेश को समझने के लिए। आवेशन क्या होता है? जैसे सपोज करिए कोई दो वस्तु ले लिया आप, एक वस्तु ये हो गया, एक वस्तु ये हो गया। अब हम इन दोनों वस्तुओं को आपस में फ्रिक्शन करा दें, ऐसे रगड़ें, तो रगड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। बोले तो अगर हम इसको रगड़ रहे हैं तो आप सोचिए कि रगड़ेंगे तो इसमें से कुछ रबिश टाइप के निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, वो समझ लेना इलेक्ट्रॉन है। तो हम जब इसको रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जाता है, जाता है ना, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जाता है। और यह आवेशों का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। बोले तो अगर हम फिजिक्स की भाषा में कहें तो जब दो वस्तुओं को लेकर के आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु पर चला जाता है, और यह इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। समझ में आया? तो चलिए अब हम इसी को थोड़ा सा दूसरी भाषा में समझते हैं। दूसरी भाषा में बोले तो देखिए दोस्तों, ये आवेश जो होता है, आवेश किसी वस्तु का गुण होता है, आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। जैसे अभी हम आपको बताएं तो ये दो वस्तु लिए ना, अब ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे हम इसको किसी दूसरे वस्तु से रगड़ेंगे, दूसरे वस्तु से रगड़ेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। सपोज करिए जैसे हम ले लिए कलम है, इसके बाद ये सूखे बाल में, इस कलम को जब सूखे बाल में रगड़ा जाता है, कलम को सूखे बालों में रगड़ा जाता है, अगर आप रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे, ऐसे रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आप जब नहीं रगड़े थे तो इस पर कुछ था, आकर्षण कर रहा था कागज को? नहीं ना। जैसे ही आप बालों में रगड़ लिए, इसके बाद इसमें एक गुण उत्पन्न हो गया, वो गुण क्या है? आवेश है। बोले तो एक वस्तु तुम्हारा बाल हो गया, एक वस्तु ये हो गया। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में लेकर के रगड़ा जाता है तो वस्तु में एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो किसी दूसरे वस्तु को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, और उस वस्तु के इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखते हैं। शॉर्ट लैंग्वेज में लिखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे आवेश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लिखना चाहते हैं तो दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मतलब जब किन्हीं दो वस्तुओं को लेकर के, मैं लिख दे रहा हूं, जब किन्हीं
दो वस्तुओं को लेकर आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चला जाता है, जिससे उस वस्तु में, ऐसे लिखो, जिससे उस वस्तु में एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह किन्हीं अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। वस्तु के इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। मतलब विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव ये क्या होता है, मैं आगे आपको समझाऊंगा, तो ये विद्युत और चुंबकीय आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि विद्युत में दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। और चुंबक में भी दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव और एक साउथ पोल और मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो इनका खेला बहुत बड़ा है दोस्तों। बस ये ना समझ में आया हो तो ये समझ लीजिए डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन आपके लिए है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उस डेफिनेशन को लिखिएगा। जब किन्हीं दो वस्तुओं को लेकर के आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चला जाता है, जिससे उस वस्तु में एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह किन्हीं अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। वस्तु के इसी गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आई होप आपको विद्युत आवेश समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, एग्जांपल से समझिए। जैसे सोचिए दोस्तों, आप ये कलम लिए ना, एक कलम लिए, इसके बाद इस पर कोई गुण नहीं है। आप अभी इस कलम को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे तो ना तो अपनी ओर आकर्षित करेगा और ना ही प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। आप जहां पर बैठे हैं आप एक कलम लेकर के ऐसा करके प्रैक्टिकल कर लेना, अभी कर लेना, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे ही इस कलम को हम एक सूखे बालों में ऐसे करके रगड़ें, तो इसमें गुण उत्पन्न हो गया। इसमें क्या उत्पन्न हुआ, गुण। अब रगड़ने के बाद जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे ना तो अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, ठीक है। ये कलम को छोड़िए, बैलून लीजिए, बैलून को भी रगड़ करके देख लीजिए। बैलून फुलाइए, इसके बाद उसको रगड़िए, इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइए, फिर देखिए वो क्या होने लगता है, चिपकने लगता है उस बैलून से, ठीक है। समझ आया? तो आप ऐसे भी कर करके देख सकते हैं। तो चलिए, ये क्या है, आवेश ही है। कैसे उत्पन्न हुआ, हमने एक दूसरे को रगड़ा तभी तो उत्पन्न हुआ दोस्तों। आवेश है, आवेश मतलब चार्ज तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुओं का फ्रिक्शन कराया जाता है, रगड़ा जाता है, ठीक है। तो ये गुण उत्पन्न होता है और उसी गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश, आई होप यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके पीछे करके देख लीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। अब यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखते चलिएगा, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगले पॉइंट में देखिएगा दोस्तों, आवेश हमने क्या बताया, आवेश किसी वस्तु का गुण है। गुण की कोई दिशा थोड़ी होती। अभी मैं कहूं कि तुम चोर हो तो तुम चोरी क्या फिक्स दिशा में करोगे, जिधर मौका पाओगे उधर चोरी कर लोगे। तो गुण की कोई दिशा नहीं होती है, और जिसमें दिशा नहीं होती केवल परिमाण होता है तो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अदिश राशियां केवल जिसमें परिमाण हो, दिशा नहीं हो। तो गुण की कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या होगा, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा, आवेश का मात्रक समझ लेते हैं दोस्तों। आवेश का मात्रक अभी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा सीख लीजिए। Q बराबर होता है I इंटू टी। आई मतलब विद्युत धारा, टी मतलब समय। तो I का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। आगे चल के आपको पता चल जाएगा। इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकंड, या इसी का एक मात्रक होता है कूलाम।
ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकंड या कूलाम। इसको याद रखना, बार बार यही आएगा, ठीक है, कूलाम ही आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भले ये पूछ ले, लेकिन अगर सवाल आएगा ना तो सवाल में यही देता है, कूलाम अक्सर देता है। ठीक, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। चलिए अब हम समझते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि धन आवेश कैसे होता है, ऋण आवेश कैसे होता है। विधिवत ढंग से समझते हैं दोस्तों। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक है दोस्तों, समझिए धनावेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। आप समझिएगा ध्यान से, बहुत विधिवत ढंग से समझिएगा, ठीक है। पहले कॉपी कलम बंद कर लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद लिखिएगा। देखिए दोस्तों, जब हम दो वस्तुओं को लेते हैं, जब हम दो वस्तुओं को लेते हैं और रगड़ते हैं तो ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज कर लिए एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, मान लिए। इसके बाद हम इन दोनों को रगड़ेंगे, इन दोनों को रगड़ेंगे तो एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर गया है, सपोज कर लेते हैं इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वस्तु पर गया है, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेश होते हैं और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऋण आवेश होते हैं। समझ में आया? नहीं समझ आया? मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों। सपोज करिए मैं आपकी इधर आया, ठीक है, घूमते टहलते मैं आपके इधर आया। इसके बाद आप मुझे रास्ते में मिले और मेरे पास 40 रुपए सिक्के थे। कितने? 40 रुपए सिक्के मेरे जेब में थे। 40 रुपए टोटल सिक्के थे और आपके पास 20 रुपए के टोटल सिक्के थे। 20 रुपए के सिक्के आपके पास थे और 40 रुपए के सिक्के मेरे पास थे, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे ऐसे मुलाकात कर लिया। इसके बाद सपोज कर लेते हैं आपको किसी आवश्यकता अनुसार आपके पास जो है 20 रुपए कम पड़ रहे थे। किसी काम से आप जा रहे थे लेकिन आपके पास 20 रुपए कम पड़ रहे थे, तो फिर आप मुझसे मुलाकात किए और बोले सर मेरे पास 20 रुपए हैं, अगर आपके पास 20 रुपए होते तो आप मुझे दे देते, फिर मैं आपका जो है बाद में समझ लेता। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ले लो 20 रुपए, 20 रुपए चाहिए तो मैं ले लो। तो अब आप सोचो, मैंने अपने जेब से 20 रुपए निकाला और आपको दे दिया, 20 रुपए निकाला और आपको दे दिया, तो अब आप बताओ आपके पास कितने सिक्के हो गए? 20 तो आपके पास पहले से थे, 20 हमसे लिए तो आपके पास कितने हो गए? 40 रुपए के सिक्के हो गए ना, सिक्के 40 रुपए के हो गए। और मेरे पास कितने बचे? मेरे पास 40 पहले थे, मेरे पास मैंने आपको 20 दे दिया तो मेरे पास कितने बचे? 20 बचे। अब बताइए दोस्तों आपके पास कितने? 40, मेरे पास कितने? 20। कौन दिया? मैं दिया, मैं दिया ना, लिया कौन? आप लिए। तो ये बताओ इसमें धनी कौन है? धनी कौन है? जो दिया, मैं दिया आपको ना, तो मैं क्या हूं? धनी हूं। और आप लिए, आप क्या हो? ऋणी हो। जो कि आपके पास सिक्के आए तो आप क्या हो? ऋणी हो, और मुझसे सिक्के गए तो मैं क्या हूं? धनी हूं। अच्छा यहां पर एक बात और याद रखना, आपके पास जब सिक्के गए तो आपका जेब वजन हुआ कि नहीं हुआ? आपका जेब वजन हुआ, मतलब द्रव्यमान बढ़ गया। और मेरे पास से जब गए तो मेरा वजन, मेरे जेब का वजन हल्का हो गया, मतलब मेरा द्रव्यमान कम हो गया। तो मतलब यह कहने का है कि जब दो वस्तुओं को लेकर के रगड़ते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेश होता है और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो ऋण आवेश होता है। समझ में? तो चलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं धनावेश क्या होता है। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वरना मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लीजिए। धनावेश क्या होते हैं? वे आवेश या वे परमाणु जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वे धन आवेश होते हैं। ठीक है, वे परमाणु जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धन आवेश होते हैं। लिख लिए। चलिए अब ऋण आवेश को लिखिएगा। ठीक है, वे परमाणु जिन पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, वे परमाणु जिन पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो ऋण आवेश होते हैं। चलिए अब इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो धन आवेश क्या है? जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो मतलब द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी होती है। और ऋण आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और यहां पर द्रव्यमान में वृद्धि होगी, द्रव्यमान में वृद्धि। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों धनावेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। ठीक है, धनावेश ऋण आवेश आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद एक टॉपिक और है, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की गणना, किसी वस्तु पर आवेश की गणना। अब देखिए किसी वस्तु पर आवेश की गणना क्या होता है इसको सीखते हैं। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं दोस्तों, ठीक है, ये न्यूमेरिकली पॉइंट है आवेश का, बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, किसी वस्तु पर आवेश की गणना, आवेश की गणना। समझिएगा मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आवेश होते हैं, किसी वस्तु पर जो आवेश होते हैं
उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होते हैं। नहीं समझे? चलिए मैं समझा दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसमें, या ऐसे लिखिए, किसी वस्तु पर आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर आवेश की गणना करनी है। मान लेते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, n है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए दोस्तों यहां पर समझिए, यहां पर लिख लेना, माना कोई वस्तु जिस पर आवेश Q तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना होगा, आवेश एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर लिख रहे हैं, यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें जो आवेश होगा, आवेश Q का मान क्या होगा, एक ही होगा। और यदि वस्तु में दो इलेक्ट्रॉन है तो आवेश क्या होगा, दो ही होगा। इसी प्रकार यदि वस्तु में n इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा दोस्तों, Q बराबर Ne होगा। ये सूत्र समझ में आया? बहुत ही सरल है, कुछ है नहीं, बस यहां पर समझ लेना कि जो Q है वो क्या है, आवेश है। Q क्या है, आवेश है। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद E क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए अब हम इस पर सीखते हैं न्यूमेरिकल किस तरह का बनता है। ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग सीखते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल किस तरह का बनता है। बिठा दे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सवाल मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर समझिए, सबसे पहले सवाल लगाते वक्त ये बात याद रखना कि क्या क्या दिया है, क्या पूछा है। वैसे मैं आपसे बताऊं, इस सवाल में ना ई तो फिक्स है, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, वो फिक्स है, वो तो देगा आपसे, या तो n पूछेगा या तो Q पूछेगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, एक कूलम, इसका मतलब है Q का मान दिया है, एक कूलम आवेश का मान है ना, कूलम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक, इसका मतलब क्या है, Q का मान दिया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए, मतलब n का मान पूछा है और E का मान तो सभी लोग जानते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहां पर सूत्र लगाइए, Q बराबर क्या, Ne, n का मान चाहिए तो n बराबर हो जाएगा Q/E, इधर आएगा तो गुणा में है, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। Q का मान कितना है दोस्तों, 1 है, और E का मान 1.6 × 10⁻19। अब इसको हल करते हैं, यहाँ से 10 हटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 10/16 और गुणे 10⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -19, ठीक है। तो n बराबर, इसमें से एक 0 निकाल करके यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 100/16 गुणे 10⁻18। तो 16 से काटते हैं, 16 छक्का 96, 10 बढ़ाएंगे, यहाँ पर कितना बचा, 4, 16 दूना 32, फिर 40 में 32 8, 16×5 80 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यह है ना दोस्तों, ने क्या बताया, किसी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ना वो पूरी होगी, ये पॉइंट में नहीं होगी, इस 6.25 6.3 6.75 ऐसे नहीं होगी, पूरी संख्या होती है। इसलिए इसको ना ऐसे लिख लेना, 6 × 10⁻18 इतने होते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं समझ में आया तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यदि किसी वस्तु पर, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताओ, जैसे हमने आपको क्या बताया, धनावेश और ऋणावेश,
अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसका मतलब उसकी प्रकृति क्या होगी, धनावेश या ऋणावेश। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जब भी कमी की बात आ जाए तो तुरंत बताना धनावेश। क्योंकि कमी तो मेरे पास भी हुई थी जब मैंने आपको पैसा दे दिया था, याद है, भूल गए। तो जैसे पैसा दिया तो मैं क्या था, धनी था ना, मेरे पास फिर भी पैसों की संख्या कम थी। तो धन आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, ऋण आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता होती है। तो जब भी अधिकता की बारी आए तो बोल देना ऋण आवेश है, और जब भी कमी की बारी आए तो बोल देना धन आवेश है। चलिए हम इस पर एक सवाल लेते हैं। पहले एक सवाल इसी टाइप का और करा देते हैं ताकि आपके अंदर का कोई कंफ्यूजन हो वो निकल जाए, ठीक है। चलिए सवाल लिखिएगा सभी लोग। सवाल क्या है दोस्तों, सवाल बोल दे रहे हैं किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है। वस्तु पर आवेश की मात्रा वह प्रकृति ज्ञात कीजिए। अच्छा यहां से देखिए धन आवेश है, क्या कह रहा है, धन आवेश है। तो प्रकृति का मतलब वो दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। प्रकृति का मतलब क्या है, धन आवेश वो दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, यहां पर हम लोग ज्ञात करते हैं आवेश का मान कितना दिया है, 8 कूलाम, ठीक है। इसके बाद यन हमसे पूछा है, ई तो सबको पता होगा वो फिक्स वैल्यू 1.6 × 10⁻19। तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। तो क्यू एन की वैल्यू चाहिए ना, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई। तो एन बराबर क्यू का मान कितना है, 8/1.6 × 10⁻19। यहाँ से 10 हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 16×5 = 80, एन बराबर 16×5 = 80, ये ऊपर जाएगा तो 10 के घाते प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 5 × 10⁻+19, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा सवाल, यदि किसी वस्तु पर 10⁻21 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस वस्तु में आवेश की गणना कीजिए तथा प्रकृति भी बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस सवाल को लगा लेते हैं। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, 10⁻21 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहां पर क्या आ गया, कमी। जैसे ही कमी आए तो बोल देना धनावेश, जैसे ही कमी की बारी आए तो धनावेश होता है, ठीक है। मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकले हुए। तो यहाँ पर एन की वैल्यू दे रखी है, कितना है, 10⁻21। क्यू की वैल्यू हमसे पूछी है और ई की वैल्यू पता ही है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो दोस्तों लगाइए सूत्र, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्यू बराबर एन का मान कितना है, 10⁻21 और ई का मान 1.6 × 10⁻19। तो क्यू बराबर यहाँ पर देखिए 1.6 ऐसे रहने दीजिए, 21 में से 19 गए, क्योंकि गुणा में आधार बराबर होता है तो घात घट जाते हैं। 21 में से 19 गए कितना होगा, 2 होगा। तो 10⁻2, 10⁻2 मतलब 10⁻100। क्यू बराबर 1.6 × 100 और इसका मतलब हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव खसकेगा, 160 कूलाम। ये आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब हम थोड़ा सा इसी में नोट पॉइंट, कुछ पॉइंटेज हैं उसको सीख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर सीखिएगा दोस्तों, ये जो अणु है वो परमाणु से मिलकर के बना होता है, क्या, अणु। और अणुओं से मिलकर के बने होते हैं पदार्थ, ठीक है। और पदार्थों से मिलकर के वस्तु बना होता है। अब यहाँ पर जो परमाणु होता है ना, परमाणु में होता है नाभिक और बाह्य कक्षाएं। नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो दोस्तों किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसको आगे चल के हम लोग कक्षा 11 में जब पहुंचेंगे तो कक्षा 11-12 में बहुत ब्रीफ में इसको सीखेंगे, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, नोट पॉइंट को समझिएगा कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉनों पर जितने आवेश होते हैं उतने ही आवेश किस पर होते हैं, प्रोटॉन पर होते हैं, ठीक है। दोनों पर आवेश के मान और संख्या दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा।
नोट करके लिख लीजिएगा, किसी वस्तु पर या किसी परमाणु में, ठीक है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या व प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये पहला पॉइंट था और ये दूसरा पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश लिख लेना। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होते हैं। बोले तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण होता है और प्रोटॉन पर धन होता है, होते हैं दोनों 1.6 × 10⁻⁻⁰ ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे विद्युत धारा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जितना मैं समझाया सारी बातें समझ में आई। दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।